प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं अपने YouTube चैनल डिकोड प्रीलिम्स पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों के सामने गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को रखा था। आज मैं आपके सामने मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को पेश करने जा रहा हूं। हमारा जो एनालिसिस करने का जो तरीका होता है उसी से हमें फ़ायदा मिलता है। किताबों में तो जानकारी लिखी ही हुई है, चाहे गुप्तकाल की प्रशासनिक व्यवस्था हो या मौर्यकाल की, लेकिन इंसान का अपना जो दृष्टिकोण होता है उससे फ़ायदा मिलता है, हमको सीखने का बहुत मौका मिलता है और हमारी ज़िंदगी में तब्दीली भी पैदा होती है। जैसे मौर्यकाल के अंदर आप देखेंगे तो गणिकाध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी, जबकि मौर्यकाल जो है वो बहुत ताकतवर एक साम्राज्य था। अगर इस पीरियड को देखें हम तो फिर एक बात सोचने में आती है कि वेश्यावृत्ति की समस्या जो कि काफ़ी समाज के लिए सही नहीं मानी जाती है, इसको रोकने के लिए कोई प्रावधान क्यों नहीं किया गया। उस समय तो मौर्य शासकों के पास पूरी ताकत थी। तो होता यह है कि इतनी आसानी के साथ किसी भी सामाजिक समस्या को दूर नहीं किया जा सकता, और खास करके वेश्यावृत्ति की जो समस्या है कोई मौर्यकाल की देन नहीं थी, बहुत पहले से चली आ रही थी। और इस तरह की जो भी सामाजिक समस्याएं होती हैं, खास करके वेश्यावृत्ति वगैरह, तो ये सब गोपनीय ढंग से काम किए जाते हैं। राज्य की पकड़ हर घरों के अंदर नहीं होती है। तो मौर्य शासकों ने ये महसूस किया कि बेहतर यही है कि इस जो व्यवस्था चली आ रही है इसी पर क्या किया जाए, किसी अधिकारी को नियुक्त कर दिया जाए, ताकि उत्पीड़न की किसी भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम अगर मान लीजिए क्रिएट हो रही है, यानी कहीं से किसी को अपहरण करके तो नहीं लाया जा रहा है, उसकी मर्जी के खिलाफ तो कोई काम नहीं हो रहा है, तो गणिकाएं जो है वो कम से कम किसी को रिपोर्ट तो कर सकती हैं। तो इसलिए इस व्यवस्था में मानवीयता लाने का प्रयास देखेंगे मौर्यकाल में किया गया था। तो होता यह है कि हम दृष्टिकोण को देखें कि किस तरह से किसी व्यवस्था को लाया जा रहा है, तो उससे हमें बहुत कुछ समझने का मौका मिलता है। तो देखिए मौर्यकालीन प्रशासन पे हम देखते हैं। तो देखिए मौर्यकालीन जो प्रशासन है, तो मानी सी बात है कि राजा का उसमें तो केंद्रीय स्थान होगा। राजा ही जो है न्यायपालिका का भी प्रधान होगा, कार्यपालिका का भी होगा, और जितनी भी नियुक्तियां होंगी वो राजा के माध्यम से ही की जाएंगी। राजा का जो कर्तव्य है वो है धर्म की रक्षा करना और वर्ण व्यवस्था जो चली आ रही है, जो सामाजिक व्यवस्था चली आ रही है, उसको बनाए रखना। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हमने राजा को तो देख ही लिया कि राजा का क्या काम होता है। तो अब हम देखिए अमात्य एक पद है। ये पद जो है वो मौर्यकाल में देखिए आपको, जब हम नंद वंश को देखते हैं तो उसमें ये अमात्य का पद था। यही जो है मौर्य शासकों ने इस पद को बनाए रखा, क्योंकि व्यवस्था जो चली आ रही थी नंद शासकों के समय में, उसी में परिवर्तन किया गया। तो ये अमात्य की व्यवस्था चलती रही। यही गुप्तकाल में भी आपको व्यवस्था देखने को मिलेगी। तो ये अमात्य, मानी बात है कि अमात्य हैं। तो ये कौन होते थे? तो ये एक प्रकार जैसे आज के सचिव होते हैं, जैसे IAS जो बनते हैं, तो ये सचिव की तरह होते थे। और ये राज्य के, मानी सी बात है कि प्रमुख पदाधिकारी होंगे, और इनकी सिफारिश पर ही जो है वो राज्य के दूसरे अधिकारियों की नियुक्ति राजा के द्वारा की जाएगी। अब यही अमात्य आप देखेंगे, इसमें जो कुशल अमात्य होते थे उन्हीं अमात्यों से मंत्रणा की नियुक्ति की जाती थी। तो मंत्रणा में 2 या 3 लोग ही होते थे जो आपातकालीन विषयों पर राजा को जो है परामर्श दिया करते थे। तो कुशल अमात्यों में से ही मंत्रणा की नियुक्ति की जाती थी। अब देखिए मंत्रणा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक छोटी उप समिति के सदस्य होते थे, जिसे मंत्रणा कहा जाता है, और ये अमात्यों से ही इनका चयन किया जाता था। इसमें कुल 3 या 4 देखिए सदस्य होते थे ये। और ये आत्यंतिक मामलों में, यानी ऐसे जो आकस्मिक विषय हैं, अचानक मान ली प्रकट हो गए, तो उसमें राजा को सलाह लेने की जरूरत पड़ सकती है, तो ये लोग राजा को सलाह देते थे। अब इसमें कौन कौन से लोग शामिल हो सकते थे? तो देखिए इसमें युवराज हैं, प्रधानमंत्री हैं, सेनापति हैं, सन्निधाता हैं, जैसे लोग शामिल होते थे। अब सीधी सी बात है कि इनको वेतन भी दिया जाएगा। तो देखिए इनका वेतन कितना है? 48,000 पर्ण। तो अच्छा खासा वेतन दिया जा रहा है, वार्षिक वेतन है ये। अब देखिए फिर आगे मौर्यकालीन व्यवस्था को यहाँ पे आपको समझना होगा कि इतने बड़े साम्राज्य को, क्योंकि कौटिल्य ने ये व्यवस्था चाणक्य ने स्थापित की थी, तो इससे पता लगेगा कि चाणक्य की जो मतलब उनकी जो सोच थी कि वो किस तरह से व्यवस्था उन्होंने स्थापित की। ये प्रशासनिक व्यवस्था देख के भी आप उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय ले सकते हैं कि कितनी ऊंची सोच के वो मालिक रहे होंगे, तभी तो उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य को, नंदवंश को हटा करके चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया। तो जो इंसान किसी एक व्यक्ति को सम्राट के पद पर स्थापित कर सकता है, तो मानी सी बात है कि वो राजनीति शास्त्र के ज्ञाता भी थे, तो उन्होंने ही तो व्यवस्था स्थापित की है। तो इससे उनकी बुद्धिमत्ता का भी पता चलता है। तो देखिए हमने ये देख लिया कि अमात्यों के बाद देखिए मंत्रणा है, उसी अमात्यों से ही यही अमात्य ही हैं, लेकिन वो अमात्य इसमें मंत्रणा में शामिल हैं जो बहुत कुशल हैं। अब फिर ये देखिए मंत्री परिषद है यहाँ पर। तो अब देखिए आगे और डिवीजन दिखाई पड़ता है, और ये सारे लोग जो कहीं ना कहीं राजा को परामर्श सलाह देने का काम करते होंगे। तो देखिए मौर्यकाल में एक नियमित मंत्री परिषद भी होती थी, इसमें सदस्यों की संख्या अधिक रहती थी, और ये इनके सदस्यों को जो वेतन मिलता था 12,000 वार्षिक पर्ण, ये वेतन मिलता था। इसमें जो निर्णय है वो बहुमत से लिए जाते थे, लेकिन अगर मान लिया अल्पमत वालों का विचार बहुत अच्छा है, तो राजा को यह अधिकार था कि वो अल्पमत वाले लोगों के विचार को अपना ले और बहुमत के विचार को रद्द कर दे। तो राजा को ये एक्सेप्शन मिला हुआ था। तो हमने ये देख लिया कितना प्यूरिफाई मतलब करने की कोशिश की जा रही है, कि उच्चता से मतलब किसी भी चीज़ में मतलब कह सकते हैं कि प्यूरिफिकेशन किया जा रहा है, पारदर्शिता लाई जा रही है, ज़्यादा योग्यता को प्राप्त करने के लिए डिवीजन किया जा रहा है। तो देखिए अब तीर्थ की बात आती है। अब केंद्रीय प्रशासन, मानी बात है कि इतना बड़ा साम्राज्य है तो डिपार्टमेंट तो होगा ही, तो डिपार्टमेंट में बांटना पड़ेगा, ताकि डिपार्टमेंट में जब बांट दिया जाएगा उसके अधिकारी होंगे, तो कहीं ना कहीं एक उस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी। अगर किसी को दंडित करना होगा तो वहाँ पर दंड भी दिया जा सकता है। तो देखिए केंद्रीय प्रशासन को अनेक विभागों में, तो ये विभाग जो है वो तीर्थ कहलाते थे, जिसे तीर्थ कहते थे। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख हुआ है, क्योंकि ये जो 18 तीर्थ हैं तो 18 विषय रहे होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे होंगे, तो उन्हीं को क्या कर दिया गया, 18 तीर्थों में बांट दिया गया। अब जैसे अभी आप देखेंगे आगे चल करके, जैसे देखिए इसमें कौन कौन लोग तीर्थों में शामिल होते थे। ये 18 तीर्थ हैं, तो उसमें देखिए एक मंत्री है, पुरोहित भी है, समाहर्ता है, सन्निधाता है, सेनापति, युवराज, प्रदेष्टा, नायक, कर्मांतिक, व्यवहारिक, मंत्री, परिषदाध्यक्ष है, दंडपाल, अंतपाल, दुर्गपाल, नागरिक, प्रशासता, दौवारिक, अंतर्वशिक और आठविक। अब देखिए आगे ये इतना डिवीजन दिखाई पड़ता है। आठविक का मतलब है कि ये एक डिपार्टमेंट बना दिया गया, आप कह सकते हैं विभाग है, आठविक विभाग है। इसमें जो है वो पूरी तरीके से वन व्यवस्था को देखा जा रहा है, जंगल की व्यवस्था को देखा जा रहा है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के अंदर वन भी रहे होंगे, तो उस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए अलग से विभाग ही बना दिया गया। तो आप जब देखेंगे जैसे दंडपाल की व्यवस्था है, नायक है, सन्निधाता है, तो आप देखेंगे जो भी आवश्यकता बहुत ज्यादा रही होगी, जो विषय ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं को तीर्थों में विभाजित कर दिया गया था। अब देखिए आगे चलते हैं। कुछ लोगों के बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो जानकारी रखना चाहिए, या तीर्थों के बारे में। तो अंतपाल है देखिए सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। अब सीधी सी बात है कि एक डिपार्टमेंट बना दिया गया अंतपाल का।
अब ये डिपार्टमेंट किस में काम कर रहा है? जितने भी सीमावर्ती दुर्ग हैं, किले हैं, उनकी हिफाजत करना, वहां पर सैनिकों की व्यवस्था करना, यानी हर प्रकार का काम ये अंतपाल के अधीन ही किया जाता था। इसी तरीके से नागरिक है, देखिए तो नगर का प्रधान अधिकारी है, तो मानी सी बात है कि स्वायत्ता दी जाएगी। नगरों में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करना हो तो नागरिक के पास अधिकार होगा। अब प्रशासता है, देखिए तो ये सारे कौन है? सब तीर्थ ही हैं। ये डिपार्टमेंट बना गए हैं जिनको तीर्थ कहा गया है। तो इससे क्या फायदा होता है कि जब हम डिवीजन कर देते हैं, हमारे शरीर में अलग अलग अंग है, अपना काम कर रहे हैं, डिवीजन बना हुआ है, तो पूरा शरीर सही ढंग से चलता है। तो देखिए प्रशासता है, राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला तथा राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी है। राजा के द्वारा आदेश दिया जा रहा है, उनको लिपिबद्ध करना पड़ेगा, तो कागजात भी आएंगे, जो कर व्यवस्था है उसके कागजात भी आएंगे, तो तरह तरह के कागजातों को सुरक्षित करने का काम प्रशासता का था ये। अब देखिए दौवारिक है, तो अब राजमहलों की देखरेख करने का काम भी एक विषय है, तो उस विषय के लिए अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया। तो वो डिपार्टमेंट क्या कहलाते थे? तीर्थ कहलाते थे। दौवारिक और राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी है कि राजमहल के अंदर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होगी, किस तरह से भोजन जो है दिया जाएगा, सारे मामला फिर ये दौवारिक के द्वारा ही देखे जाएंगे। जो राजमहल के अंदर जो भी व्यवस्था चल रही है, जो राजमहल के अंदर जितने भी राजकुमार या राजकुमारियां, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करना, तो ये सब दौवारिक के अधीन ही है। अब देखिए अंतर्वशिक है, तो सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान होता था। अब सम्राट चल रहे हैं तो साथ में सेना भी चल रही है, तो उसकी व्यवस्था कैसे होगी? वो पूरा डिपार्टमेंट अंतर्वशिक के अधीन कर दिया गया था। अब देखिए आठवीं है, तो वन विभाग का प्रधान अधिकारी है, तो मानी सी बात है कि वन क्षेत्र विशाल रहा होगा, तो उसका पूरा मैनेजमेंट करना तो आठवीं के अधीन ही आएगा। तो ये दिखाई पड़ता है कि एक पूरा डिपार्टमेंट किया गया था। फिर देखिए फर्दर जो है किस तरीके से आगे और प्यूरिफाई किया जा रहा है, मतलब चीज़ों को बहुत डिटेल में जाकर के बहुत एनालिसिस करके हर चीज़ की व्यवस्था स्थापित की जा रही है। देखिए अध्यक्ष हैं, अब आप दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर। तो अर्थशास्त्र में अनेक अन्य पदाधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है जिन्हें अध्यक्ष कहा गया है। यूनानी लेखकों ने इन्हीं को मजिस्ट्रेट भी कहा है। अगर पूछ लिया जाए किसको मजिस्ट्रेट कहा है, वो अध्यक्षों को कहा है। अब कुछ अध्यक्षों के नाम देखिए इस प्रकार हैं। तो अब ये जो अध्यक्ष है, मानी सी बात है कि अब देखिए वाणिज्य का अध्यक्ष है, तो वाणिज्य भी एक कह सकते हैं कि वाणिज्य की व्यवस्था के लिए अलग से एक प्रावधान कर दिया गया कि उसकी देखरेख करने का काम जो है वो पढ़ने अध्यक्ष के अधीन आएगा। तो इससे भी देखिए फर्दर डिवीजन किया गया है। अब जैसे बूचड़खाना है, एक विषय ही तो है, उसको भी एक अध्यक्ष। अब अध्यक्ष मानी सी बात है कि किसी के अधीन होकर ही काम करेगा, और जिसके अधीन होगा उसके ऊपर भी अधिकारियों का एक क्रम है। तो कहने मतलब उत्तरदायित्व को निश्चित किया गया था ताकि व्यवस्था को सही संचालित किया जा सके। देखिए पढ़ने अध्यक्ष है तो वाणिज्य का अध्यक्ष है, ये सूना अध्यक्ष है तो बूचड़खाने का अध्यक्ष है ये। इसी के साथ गणिका अध्यक्ष है। देखिए अब गणिकाओं का काम नगरों में होता है, गांव में इस तरह के जो है वो चीजें चल नहीं पाती हैं। नगर में क्या होता है कि काफी घनी आबादी होती है, वहां पर इस तरह की चीजें रहती हैं। तो गणिकाओं के लिए उनके अंदर यानी गणिकाओं का शोषण ना हो, वो अपनी किसी से शिकायत कर सके, तो मानवीयता का पहलू लाने के लिए और ये जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है उसको बेहतर करने के लिए ये गणिका अध्यक्ष की व्यवस्था की गई थी। अब इसी तरह देखिए सीता अध्यक्ष है, तो राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष है। तो राजकीय कृषि भूमि भी होगी, एक भूमि तो वो होगी जो कि लोगों के पास होगी, और दूसरी भूमि तो भाई राजकीय भूमि होती है। तो उस राजकीय भूमि का इंतजाम कौन करेगा? तो उसके लिए अलग से कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये सीता अध्यक्ष के अधीन राजकीय कृषि विभाग को सौंप दिया गया था। अब देखिए आकारा अध्यक्ष है, तो मानी सी बात है राज्य होता है तो खाने भी होती हैं। अब खानों का अध्यक्ष है ये। इसी तरह देखिए लक्षणा अध्यक्ष है, तो छापे खाने का अध्यक्ष है ये, क्योंकि छापे खाने का भी इंतजाम होता है। जब चलता है तो कागजात है, बहुत सारी चीजें छपाई का काम होता है, तो उसका ये लक्षणा अध्यक्ष हो गया। अब गो अध्यक्ष देखिए पशुधन विभाग का अलग से अध्यक्ष बना दिया। सीधी सी बात है कि साम्राज्य के अंदर पशुओं को बीमारी होती रहती है, बहुत से रोग होते रहते हैं, उनको कैसे उपाय किया जाएगा? तो पूरे पशुओं की देखभाल करने के लिए, ताकि जो है वो सही से दुग्ध का उत्पादन हो सके, स्वस्थ पशु रह सकें, तो इसके लिए अलग से व्यवस्था की गई। अब देखिए विविता अध्यक्ष है ये, तो चारागाह का अध्यक्ष। मानी सी बात है कि चारागाह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर चारागाह ही नहीं हो तो पशु खाएंगे क्या? तो इसके लिए अलग से पूरा इंतजाम किया गया। विविता अध्यक्ष के अधीन ये पूरा चारागाहों का इंतजाम देखा जाता था। अगर इसमें कोई हम प्रतिबंध भी लगाया जाता होगा कि किस समय जो है वो चलाया जा सकता है, कब नहीं चलाया जा सकता, सारे नियम कानून ये विविता अध्यक्ष के द्वारा बनाए जाते होंगे। अब देखिए मुद्रा अध्यक्ष है, तो पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष है ये। इसी तरह देखिए नवाध्यक्ष और जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष है, तो नौसेना भी रही होगी, तो उसके लिए ये नवाध्यक्ष की व्यवस्था की गई है। संस्था अध्यक्ष है देखिए, तो व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष है। बहुत सारे व्यापारिक मार्ग हैं, तो देखिए व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के लिए कितनी चिंता दिखाई पड़ती है कि उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट किया गया। सीधी सी बात है कि जब व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होगा तो सुरक्षा के लिए जो दूसरे डिपार्टमेंट होंगे उनसे संपर्क भी किया जाता होगा। अब देखिए देवता अध्यक्ष है, तो धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष है। धार्मिक मामलों में आपस में विवाद ना हो, संघर्ष ना हो, लोगों के बीच में अलग अलग संप्रदाय धर्म के लोग रह रहे हैं, तो उनके बीच में सही माहौल बना रहे, आपस में मेल मिलाप रहे, तो इसके लिए देवता अध्यक्ष की व्यवस्था की गई थी। तो जो समाज की आवश्यकताएं थी, जो विषय ज्यादा प्रचलित थे, उसी के हिसाब से देखिए पूरी व्यवस्था दिखाई पड़ती है। तो पता चलता है कि कितना डीप में जाकर के स्टडी चाणक्य ने कौटिल्य ने की होगी, क्योंकि ये व्यवस्था तो उन्होंने ही पूरी बनाई होगी, और जो कि आगे चली होगी उसमें फिर सुधार किए गए होंगे। देखिए पत्तनाध्यक्ष है, तो अध्यक्षों को मानी इस बात है कि वेतन भी मिलेगा। तो देखिए 1000 वार्षिक पण जो है वेतन मिलता था। तो इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए, कभी भी मिलान वाले में दे करके पूछा जा सकता है किसको कितना वार्षिक वेतन मिलता है। तो इसकी एक लिस्ट जो है नोट्स जो है अपने कॉपी में बना लेना चाहिए। अब देखिए मौर्य काल में प्रांतीय शासन व्यवस्था भी देखने को मिलती है। अशोक ने अपने अभिलेखों में इनका नाम दिया है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन अशोक ने जो है वो प्रांतों के बारे में दिया है विवरण। जैसे उदीच्य एक प्रांत था, क्योंकि पूरा मौर्य साम्राज्य जो है वो 5 प्रांतों में कह सकते हैं जो अशोक ने दिया, ये बटा हुआ था, और हर प्रांत की देखरेख करने के लिए मानी बात है किसी को नियुक्त किया जाएगा, ज्यादातर युवराज ही होते थे। तो देखिए उदीच्य है, तो ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र का इलाका जो है वो बांट दिया था, इसको उदीच्य कहते थे। अब ये पश्चिमोत्तर का जो क्षेत्र है ये जो है इसकी राजधानी तक्षशिला है, तो एक डिवीजन कर दिया गया, वहां की व्यवस्था देखी जा रही है। अब इस पूरे क्षेत्र के अंदर अध्यक्ष भी आएंगे, बहुत सारे तीर्थ के डिपार्टमेंट भी शामिल होंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो जो भी वहां का राज्यपाल ये कह सकते हैं जो भी प्रधान होगा, तो वो अध्यक्षों के ऊपर भी नियंत्रण रखेगा, उनके कार्यकलापों को देखेगा। अब देखिए अवंती रथ है, तो ये इसकी राजधानी उज्जैनी है।
अब कलिंग है तो देखिए तोसली उसकी राजधानी क्षेत्र को बांट दिया गया। दक्षिणापथ है उसमें पूरा दक्षिण भारत है, इसकी राजधानी सुवर्णगिरी है। और भी देखिए प्राच्य तो पूर्वी भारत में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। तो इस तरह से डिवीजन दिखाई पड़ता है प्रांतों का, यानी 5 भागों में बांट दिया गया था। अब प्रांत के अंदर 5 प्रांत हैं तो हर प्रांत के अंदर अब मंडल भी दिखाई पड़ते हैं। जैसे आज कमिश्नरेट की व्यवस्था है, कमिश्नर होते हैं 4-4 5-5 जिले उनके अंडर में होता है। तो देखिए मंडल है तो मौर्य काल में प्रांतों को मंडलों में बांटा गया था। एक प्रांत में कई मंडल होते थे, यानी मान लीजिए कोई बहुत बड़ा प्रांत है तो उसमें 3-4 मंडल बना दिए गए। तो अब अर्थशास्त्र में मंडल के शासक को प्रदेष्टा कहा गया है, जबकि अशोक के अभिलेख में देखेंगे आप, अभिलेख में तो इसी को प्रादेशिक कहा गया है। प्रादेशिक अपने अधीन आने वाले अध्यक्षों के कार्यों का देखिए निरीक्षण करता था, क्योंकि प्रांतों के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, बहुत सारे अध्यक्ष भी होंगे, तो उनके कामों को यही प्रादेशिक ही देखेगा। उल्लेखनीय कि प्रादेशिक समाहर्ता के प्रति उत्तरदायी होता था, यानी प्रादेशिक जो है वो सीधे रिपोर्ट करता था समाहर्ता को। अब देखिए फिर अब मंडल को भी क्या किया गया है, उसका भी डिवीजन किया गया, यानी एक प्रांत है उस प्रांत को मान लीजिए 4 मंडल में बांटा गया। अब 4 मंडल हो गए तो हर मंडल के अंदर क्या किया गया, विषय भी स्थापित किए गए हैं। तो 4 मंडलों को अब विषय में भी बांटा गया। तो मंडल का विभाजन जिलों में हुआ था। तो ये विषय क्या होते थे, एक्चुअली में जिले होते थे, आज के सब सिटी कहते हैं। तो जैसे आहार भी कहा जाता है या विषय कहते थे। अब देखिए फिर विषय के साथ क्या किया गया कि विषय के नीचे भी एक इकाई स्थापित की गई, यानी कितनी शासन में उत्तरदायित्व को कितना डीप ले जाया गया है ताकि व्यवस्था में कोई गड़बड़ी पैदा ना हो। अब देखिए स्थानीय है तो जिले के नीचे स्थानीय नामक इकाई होती थी, इसमें लगभग 800 गांव शामिल होते थे। अब इस 800 गांव को और छोटी इकाई में बांटा गया, जिसको इसको द्रोणमुख कहते थे। तो ये तो स्थानीय हो गया, अब ये द्रोणमुख है। देखिए आप, तो द्रोणमुख की मतलब स्थानीय के नीचे इसकी सत्ता, यानी स्थानीय को जो द्रोणमुख में बांटा गया था, और इसमें 400 गाँव आते थे, जबकि स्थानीय में 800 गाँव आते थे। तो अब मानी सी बात है कि इन ग्रामों को देखने के लिए जो है ये द्रोणमुख जो क्या इसका कोई प्रधान होगा ना, उसको जो कि इसका पूरा 400 ग्राम की देखरेख करेगा। अब खारबटिक में देखिए बांटा गया था द्रोणमुख को ही, तो द्रोणमुख के नीचे खारबटिक नामक संस्था होती थी। प्रत्येक खारबटिक में 200 गांव होते थे ये। तो देखिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए फिर संग्रहण में जो है आगे जो है वो व्यवस्था स्थापित की गई है। तो खारबटिक के अंतर्गत 20 संग्रहण होते थे, प्रत्येक संग्रहण में 10 गांव होते थे, यानी 20 संग्रहण होते थे खारबटिक के अंदर, यानी खारबटिक को 20 संग्रहणों में बांट दिया गया था और हर संग्रहण में 10 गांव होते थे। और मानी सी बात है कि जो 10 गांव होते थे तो 20 संग्रहण में है अगर, तो इसकी देखरेख करने के लिए यहाँ भी कोई अधिकारी होगा, किसी न किसी को जिम्मेदारी दी गई होगी, और इसको गोप कहा जाता था। इसका प्रधान जो है देखिए गोप कहलाता था संग्रहण का। अब आते हैं नगरीय शासन व्यवस्था के बारे में। ये तो हमने देख लिया किस तरीके से प्रांतों का डिवीजन किया गया है, ताकि प्रांत में, क्योंकि मानी सी बात है कि प्रांतों का शासन नहीं चलेगा तो केंद्र की सरकार पर असर आएगा, तो प्रांतों में एक काफी मजबूती दिखाई पड़ती है व्यवस्था के संदर्भ में। अब देखिए नगरीय शासन है तो मौर्य काल में नगरों का शासन नगर पालिकाओं के द्वारा चलाया जाता था। नगर शासन के लिए एक सभा भी होती थी, यानी एक सभा की व्यवस्था भी की गई थी, जिसका प्रमुख, इस सभा का जो प्रमुख नागरिक कहलाता था। तो नागरिक जो है वो नगरीय शासन का कह सकते हैं प्रधान होता था। अब देखिए नगर परिषद है तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का शासन चलाने के लिए 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। यानी आप पाटलिपुत्र, मानी बात है कि वहां राजा का निवास स्थल है, तो उस पाटलिपुत्र की व्यवस्था के लिए अलग ही इंतजाम किया गया था, जो कि 6 समितियों के द्वारा संचालित होता था। हर समिति में 5-5 सदस्य होते थे। अब देखिए पहली समिति औद्योगिक कलाओं का निरीक्षण करती थी, यानी पाटलिपुत्र के अंदर जो भी औद्योगिक कला से संबंधित कार्य हो रहे हैं उसको जो है पहली समिति देखती थी। अब इसमें देखिए कारीगर और कलाकार आ रहे हैं, उनके हितों की रक्षा की जाएगी, क्योंकि हित तो किसी भी ढंग से जो है वो प्रभावित हो सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की कुव्यवस्था ना हो तो उसके लिए कलाकारों और कारीगरों को बहुत संरक्षण दिया गया था, क्योंकि कारीगर और कलाकार ही अच्छी चीज़ों का निर्माण करेंगे, उसी का निर्यात होगा, उससे पैसा आएगा। और जब इतनी व्यवस्था देखने को मिल रही है, सबको नगद वेतन दिया जा रहा है, तो ऐसे में अगर कलाकारों और कारीगरों की हिफाजत नहीं की जाएगी, संरक्षण नहीं किया जाएगा, तो फिर किसी भी प्रकार से हम उत्कृष्टता का विचार नहीं सोच सकते हैं। और इनके कार्यों पर ही राज्य की कहीं ना कहीं समृद्धि भी टिकी हुई है, तो इसलिए इनकी हिफाजत के लिए एक पहली पूरी समिति ही जो समर्पित रहती थी। अब देखिए दूसरी समिति है जो विदेशी यात्रियों पर फोकस कर रही है। विदेशी यात्री आ रहे हैं पाटलिपुत्र के अंदर, मानी बात है राजधानी है तो वहाँ आएंगे, बाहर से भी आएंगे, दूसरे भारत के अंदर ही जो दूसरे राज्य है वहाँ से भी विदेशी आएंगे, और भारत से बाहर के लोग भी आ सकते हैं। तो ऐसे में उनके खान पान, आवास, भोजन, उनकी चिकित्सा, बीमार हो जाते हैं, तो पूरी व्यवस्था ही दूसरी समिति देखेगी। तो इससे पता चलता है कि पाटलिपुत्र के अंदर जो भी विदेशी आ रहे हैं उनके लिए बाकायदा जब आते होंगे तो उनकी एंट्री होती होगी, फिर उनको चिन्हित किया जाता होगा, फिर उनकी व्यवस्था स्थापित की जाती होगी। तो पूरी देखरेख में पाटलिपुत्र के अंदर विदेशी रहते थे, और सीधी सी बात है ऊपर निगरानी भी की जाएगी, क्योंकि कोई जान नहीं सकता कि कोई किस उद्देश्य से पाटलिपुत्र में आया है, तो निगरानी भी की जाती होगी। अब देखिए तीसरी समिति, ये समिति जनगणना का हिसाब किताब रखेगी। तो अब इससे भी पता चलता है कि कितनी एक डीप सोच थी कि आज भारत में देखिए जनगणना चल रही है। अंग्रेजों ने शुरुआत की थी, लेकिन भारत में तो ये पाटलिपुत्र के उस समय मौर्य काल से ही जनगणना का काम किया जा रहा है नगरों की। तो ये दिखाई पड़ता है कि जनगणना के बारे में जब पता रहेगा तो सही नीतियां बनाई जा सकती हैं और उसको नियंत्रित भी किया जाएगा, क्योंकि व्यवस्था जो है बनाए रखना तो राजा का कर्तव्य ही होता है। तो जनगणना से बहुत सारे नतीजे निकाले जाते थे। अब देखिए चौथी समिति है तो नगर के व्यापार वाणिज्य की सुरक्षा। अब सीधी बात है कि व्यापारी भी हैं, वाणिज्य भी हो रहा है, तो इनकी हिफाजत के लिए पूरी एक समिति पाटलिपुत्र में रखी गई थी। अब देखिए मिलावट की जांच, क्योंकि नगरों के अंदर मिलावट का काम बहुत होता है, क्योंकि मिलावट से बहुत जल्दी लोग धनी हो जाते हैं। तो पैसा प्राप्त करने की लालसा जो है हर युग में लोगों की रहती है, तो उस लालच और लालसा पर, लोभ पर नियंत्रण करने के लिए जरूरी था कि कोई समिति बनाई जाए ताकि कठोर दंड दिया जाए, क्योंकि अगर भोजन में मिलावट की जाएगी तो लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, इससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। तो इसलिए जो है ये मिलावट की जांच करने के लिए पूरी 5वीं समिति समर्पित थी और दोषी लोगों को दंड देने का काम करती थी। तो इससे व्यवस्था बनी रहती थी। अब देखिए छठी समिति है, अब क्रय विक्रय भी मानी बात है पाटलिपुत्र के अंदर होगा, तो इस पर जो है ये टैक्स वसूलने का काम करती थी, क्योंकि नगर है तो क्रय विक्रय हो रहा है, तो उस पर कर वसूलने का काम छठी समिति करती थी। और मेगास्थनीज ने नगर के पदाधिकारियों को देखिए एसटी नोमोई कहा है,
यानी जो मेगास्थनीज है वो जितने भी नगर के पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उनको क्या कहा है, एस्टिनोमुई कहा है। अब देखिए हम आते हैं ग्राम प्रशासन पर। हमने नगर तो देख ही लिया। अब ग्राम प्रशासन की सबसे, यानी ग्राम जो है वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। ग्राम का अध्यक्ष देखिए ग्रामणी कहलाता था। अब ग्रामणी का जो काम था ये वेतनभोगी नहीं था। इसका काम जो था वो यानी भूमि कर वसूल करके कोषागार में, राजकीय कोषागार में जमा करवाने का काम था। और काफी कुछ स्वायत्ता भी मिली थी, सिंचाई की व्यवस्था करना, सड़कों को देखना, ये सब ग्रामणी के अधीन ही होता था। ग्राम वृद्ध परिषद देखी है, जो है वो ग्रामणी को जो है सहायता देने का काम करती थी। ये माना गया था कि कम से कम सीनियर लोग होंगे, वृद्ध लोग होंगे उस गांव के, तो वो अपने अनुभव से जो है वो ग्रामणी को मदद कर सकते हैं। तो इसके लिए ग्राम वृद्ध परिषद भी देखने को मिलती है। तो अब देखिए ग्रामणी को अधिकार क्या थे कि भूमि का, गांव की भूमि का प्रबंधन करने, सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया और बहुत सारे भी अधिकार रहे होंगे। ग्रामीण किसानों से भूमि कर एकत्रित करके राजकीय कोषागार में देखिए जमा करता था। और ग्राम सभा के कार्यालय का कार्य जो है, ये मानी सी बात है कि ग्राम सभा होगी, उसका कोई कार्यालय भी तो होगा जहां कार्य किया जा रहा है। तो गोप नामक जो कर्मचारी है वो जो है कार्य किया करता था और ग्रामीणी जो है वो गोप से विचार विमर्श करके इसी के लिए वो समर्पित होता था। गोप के अंडर में रह करके कार्य किया जाता था। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि गोप नामक कर्मचारी क्या करते हैं, गोप गांव में बसे हुए लोगों के घरों का ब्यौरा रखते थे तथा निवासियों का विवरण सुरक्षित रखते थे। ये काम भी केंद्र सरकार ने दिया होता कि गांव के अंदर भी पता रहे कि कितने लोग रह रहे हैं, परिवार की क्या दशा है, कोई गरीबी में तो नहीं जी रहा है। तो ये सब गोप का काम होता था और गोप का तालमेल जो है वो ग्रामणी के साथ होगा, सीधी सी बात है। अब देखिए न्याय व्यवस्था के बारे में आ रहे हैं। मानी सी बात है कि किसी भी साम्राज्य में न्याय की व्यवस्था भी होती है। देखिए मौर्य काल में न्यायालय दो प्रकार के होते थे, क्योंकि अपराध जो होते हैं, अब जैसे दीवानी न्यायालय है, देखिए कंटक शोधन है और धर्मस्थीय, बहुत सारे मामले पारिवारिक होते हैं तो उनको जो है वो धर्मस्थीय में रखा गया था। और एक कंटक शोधन है, इन्हें क्रमशः फौजदारी और दीवानी न्यायालय कहा गया है। जो धर्मस्थीय है वो है आपके दीवानी न्यायालय और कंटक शोधन में फौजदारी है, अपराध, हत्या, लूट, इस तरह के मामले आ रहे हैं। तो इसमें देखिए तीन न्यायाधीश की व्यवस्था, यानी जब भी न्याय का काम किया जाता था तो 3 न्यायाधीश बैठ करके न्याय करते थे। और विदेशियों के मामले के लिए पूरा अलग से एक न्यायिक व्यवस्था, अदालत ही अलग तरह से संगठित की गई थी। मौर्य काल में क्योंकि विदेशी हैं तो अगर त्वरित न्याय चाहिए ना, अगर किसी विदेशी को मान लिया जाना है और कोई अपराध हो जाता है तो उसका फैसला अगर देर में होगा तो दिक्कत होगी, तो इसलिए विदेशियों के लिए अलग व्यवस्था की गई थी ताकि जल्दी न्याय मिल सके उनको। मौर्य काल में दंड विधान काफी कठोर था, यानी दंड विधान, मानी सी बात है कि अगर दंड विधान कठोर नहीं होगा तो लोग करों की चोरी करने लगेंगे, हत्या होने लगेगी तो व्यवस्था नहीं आ सकती है। तो इसलिए दंड विधान को कठोर रखा गया था। सामान्य अपराधों पर जुर्माना लगाया जाता था, कारीगरों के अंग की क्षति करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था, कर की चोरी करने वाले को भी मृत्युदंड दिया जाता, और अगर सरकारी धन का कोई घोटाला कर ले तो उनको भी मृत्युदंड दिया जाता था। जबकि आज देखिए व्यवस्था नहीं है। आज जो है सरकारी स्तर पर कितने हजारों करोड़ के घोटाले हो जाते हैं, कुछ नहीं होता है। लेकिन मौर्य काल में देखिए कि जो लोग भी जो है वो सरकारी धन का अपव्यय करते थे या घोटाला करते थे, उसको गबन कर लेते थे, भ्रष्टाचार करते थे, तो उनको मृत्युदंड दिया जाता था। क्योंकि मानी सी बात है कि अगर सरकार के लेवल पे ही भ्रष्टाचार किया जाएगा तो सारे कल्याण के जो भी प्रयास किए जा रहे हैं सब व्यर्थ हो जाएंगे, उससे राज्य का अहित होगा, इसीलिए मृत्युदंड की व्यवस्था थी। अब आप देखिए आगे कि जो ब्राह्मण विद्रोही हैं उनको जल में डुबोकर जो है मृत्युदंड दिया जाता था। जिस अपराध में कोई प्रमाण नहीं मिलता था वहां जल, अग्नि और विष आदि के द्वारा परीक्षा ली जाती थी। ब्राह्मण विद्रोहियों को देखिए जो है वो जल में डुबोकर मृत्युदंड दिया जाता है, उनको फांसी पे लटकाया नहीं जा रहा है, क्योंकि फांसी पे लटका करके मृत्युदंड देना कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का अपमान के रूप में देखा गया था। तो एक जो सम्मान ब्राह्मणों को चला रहा था तो जल में डुबो करके उनको मृत्युदंड दिया जाता ताकि ब्राह्मणों को ये चीज़ बुरी न लगे, क्योंकि विद्रोह हो सकता था, ऐसे में आवाज उठ सकती थी, तो ऐसे में जल में डुबो करके उनको मृत्युदंड देने का प्रावधान किया गया था। छोड़ने की बात नहीं थी। इसका मतलब यह है कि राज्य के खिलाफ जो है कोई जा नहीं सकता था, चाहे वर्ण व्यवस्था में किसी भी रैंक पे हो। अगर राज्य के खिलाफ कोई जाकर के अपराध करेगा तो फिर मृत्युदंड मिलेगा। हाँ, मृत्युदंड का तरीका क्या हो सकता है, इसके लिए मौर्य शासकों ने ब्राह्मणों के लिए जल में डुबोकर मृत्युदंड देने का प्रावधान किया था, लेकिन बाकी विद्रोहियों के लिए हो सकता है फांसी पर लटकाया जाता हो। अब मान लीजिए कभी भी ऐसा होता है कि अपराधी अपराध कर देते हैं, जल्दी कबूलते नहीं है, स्वीकार नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए फिर जल, अग्नि और विष आदि के द्वारा परीक्षाएं ली जाती थी ताकि डर के मारे वो अपना अपराध जो है कबूल कर लें, स्वीकार कर लें। मानी सी बात है कि अपराध इतने कठोर है तो फिर अपराध, जब दंड इतना कठोर है तो अपराध होंगे नहीं। न्यायाधीशों सहित न्यायालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी जो है वो दंडित किया जाता था कि कहीं कोई गलत तरीके से बयान न दर्ज करा ले या किसी न्यायाधीश के द्वारा पैसा न ले लिया जाए। तो न्यायाधीशों को और न्यायालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी दंडित किया जाता था। इसके लिए भी बाकायदा गुप्तचरों की सहायता ली जाती होगी। अब देखिए आगे चलते हैं। गुप्तचर विभाग है, सीधी सी बात है कितना बड़ा साम्राज्य है तो अगर गुप्तचर नहीं होंगे तो कैसे चलेगा, कैसे पता लगाया जाएगा। तो राज्य ने गुप्तचर विभाग का भी इंतजाम किया था। 2 प्रकार के गुप्तचर थे, एक संस्था और एक संचरा। संस्था का मतलब है एक ही जगह रहकर के गुप्तचरी का काम करना, और संचरा का मतलब है कि भ्रमणशील रहकर के दूर इलाकों में जाकर के भी गुप्तचरी का कार्य करना, सूचनाएं लाना और देना। और इसका कोई माली बात विभाग है तो प्रधान भी हो गया, तो महामात्या सर्प जो है वो इसका गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। और अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया, गूढ़ पुरुष कहा गया है। यूनानी लेखों ने इन्हें निरीक्षक और ओवरसीयर्स कहा है। अर्थशास्त्र में संस्था तथा संचरा नाम के गुप्तचरों का देखिए उल्लेख हुआ है। आगे चलते हैं। अब फिर देखिए मानी सी बात है कि नगरों की व्यवस्था देखने को मिलती है, तो देखिए पुलिस की भी, पूरा पुलिस का भी इंतजाम किया गया है। रक्षण के रूप में पुलिस व्यवस्था भी मौजूद थी सेना के साथ साथ। अब देखिए भूमि और राजस्व के मामले, क्योंकि भूमि कर ही मौर्य काल में सबसे ज्यादा आय प्राप्त करने का स्रोत था। तो देखिए मौर्य काल में भूमि पर राज्य तथा कृषक दोनों का अधिकार होता था। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीधा अध्यक्ष कहलाता था। तो राजकीय भूमि होगी तो उसका पूरा इंतजाम करना पड़ेगा, तो सीधा अध्यक्ष के पास बहुत सारे अधिकार रहे होंगे। और ये जो है वो दासों, कर्मकारों तथा बंदियों की सहायता से खेती करवाता है, जैसे आज बंदियों से जेलों में काम करवाया जाता है। तो ये राजकीय भूमि पर काम करवाता था। कुछ राजकीय भूमि खेती करने वालों के लिए कृषकों को भी दे दी जाती थी, यानी दूर सुदूर इलाके हैं, वहाँ पर सीधा अध्यक्ष के द्वारा पहुंचना संभव नहीं है, वहाँ व्यवस्था स्थापित करना आसान नहीं है, लेकिन वो राजकीय भूमि है तो फिर वहाँ के निवासियों को ही वो जमीन दे दी जाती थी। वो अपना खेती करते थे और जो कुछ भी उपज होती थी वो आधा खुद रख लेते थे, आधा जो है राज्य को दे देते थे। तो अब राज्य की आय का प्रमुख क्या है, वो भूमि कर है, जो कि 1/6 हो, मतलब ये भूमि कर लिया जाता था, उपज का 1/6 भाग। अब देखिए अर्थशास्त्र तथा यूनानी प्रमाणों से पता चलता है कि मौर्य शासन में कृषि की आय पर 25% तक
टैक्स जो है देना पड़ता था। ऐसी भूमि से तात्पर्य राजकीय भूमि से है। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा गया, यानी ये आय है, और आय कौन सी है? राजकीय भूमि से प्राप्त हुई है। जो धन प्राप्त हुआ, जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, वो राजकीय भूमि से जब प्राप्त होता था उसको सीता कहते थे। यदि कोई अपने साधनों से राजकीय भूमि पर खेती करता था तो उपज का आधा भाग जो है वो प्राप्त करता था, यानी वो अपने साधनों से अगर कर रहा है तो उपज का आधा भाग लेता, तो आधा जो है वो राज्य को दे देता था। भूमि कर को भाग कहा जाता था, यानी जो भूमि कर है मानी उसका कोई नाम होगा तो भाग कहा जाता था। किसानों को देखिए सिंचाई का भी देना पड़ रहा है, और नगर के अंदर जल और भवन पर भी देखिए टैक्स देना पड़ रहा है, जो कि आज देना पड़ता है, तो मौर्य काल में भी देना पड़ता था। तो देखिए आगे चलते हैं, बलि और भाग के बारे में देखिए। तो बलि और भाग के बारे में अर्थशास्त्र में इन दोनों करों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। बलि जो है वो धार्मिक देह था, जो बलि है ये धार्मिक देह था, और भाग जो है वो सामाजिक देह था, सामाजिक दायित्व के तौर पर ये लिया जाता होगा। और इसको जो है वो दमनात्मक कर भी कहा गया है, सामाजिक देह को, क्योंकि बाद में इसकी वसूली करने वाले लोग जो है वो किसी भी रूप में दमन करके, दंडित करके, धमका करके इस सामाजिक देह को लेते रहे होंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार को तो किसी भी रूप में पूरी तरीके से शून्य नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से निचले स्तर पर यानी गोपनीय ढंग से दमन के माध्यम से भी जो सीधे साधे लोग रहते होंगे तो उनसे वसूली की जाती होगी सामाजिक देह के रूप में, क्योंकि ये कभी कभी लिया जाता होगा। तो जब भी अधिकारियों को पैसे की जरूरत होती होगी तो आपस में कहीं ना कहीं मेल मिलाप, साठ गांठ करके वसूली होती होगी। आय के अन्य स्रोत देखिए, अब मानी सी बात है कि इतना बड़ा साम्राज्य, तो आय के स्रोतों को सीमा है, सीमा शुल्क है, चुंगी बिक्री कर व्यापारी के सारे जो है सड़कों और घाटों पर भी देखिए लगाया जा रहा है टैक्स, विभिन्न प्रकार के जुर्माने वसूले जा रहे हैं। अब देखिए समाहर्ता के बारे में आते हैं। ये पदाधिकारी करों को जो है वो एकत्रित करने तथा उनका लेखा जोखा रखने के लिए समाहर्ता जो उत्तरदायी होता था। स्थानिक और गोप जो है देखिए, ये जो है वो प्रांतों में करों को एकत्रित करते थे ये। और पहली बार देखिए मौर्य काल में ही कर प्रणाली की विस्तृत रूपरेखा देखने को मिलती है। अब सेना का देखिए प्रबंधन के बारे में आते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना जो है वो काफी विशाल थी। इसमें 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घोड़े और 9,000 हाथी तथा 8,000 रथ थे। सैनिकों को नियमित रूप से सोचिए वेतन दिया जाता था। इतनी कठोर व्यवस्था इसलिए थी कि टैक्स में जो है वो नहीं चुकाने पर मृत्युदंड दिया जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी सेना का वेतन देना और फिर अधिकारियों की व्यवस्था उनको वेतन देना नियमित रूप से ये तभी संभव हो सकता है जब कोई व्यवस्था जो है काफी अच्छे ढंग से चले। अब सेना का प्रबंधन के लिए देखिए 6 समितियां जो थी मौजूद थी, और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे, जैसा कि हम पाटलिपुत्र में देखते हैं। अब देखिए पहली समिति जल सेना, दूसरी समिति सामग्री यात्रा रसद की व्यवस्था, तीसरी समिति पहला सैनिक देख रेख, चौथी समिति देखिए अश्वारोही सेना, पांचवी गज सेना, छठी जो है रथ सेना की व्यवस्था देखती थी। अब देखिए सेनापति को 48,000 वार्षिक पर्ण वेतन मिलता था, और सेना के चारों अंगों अश्व, रथ, गज और पैदल के अलग अलग अध्यक्ष होते थे देखिए, और ये सब सेनापति के अधीन ही काम करते थे। और इनको कितना वेतन मिलता होगा? तो 8,000 देखिए पर्ण वार्षिक वेतन मिल रहा है इन अध्यक्षों को, जो 4 अध्यक्ष हैं। युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन भी कोई करता था, वो नायक कहलाता था, और उसको देखिए 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिल रहा है। तो इस तरह के अधिकारियों को जितना भी वेतन मिल रहा है एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसकी लिस्ट बनाए रखना चाहिए। अंतपाल देखिए अधिकारी दुर्गों की रक्षा करता था। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने जो है वो मौर्य काल के बारे में, उसके प्रशासन के बारे में आपको बताने की कोशिश की, अपना अनुभव भी शेयर किया है। उससे क्या होता है कि हमें कुछ बातें जब लगता है कि हाँ ये व्याख्या एकदम सही है, तो हमारा नजरिया बदलता है। जब हम व्याख्या को देखते हैं तो हमारे अंदर स्किल जो है वो डेवलप होती है, और यही उद्देश्य होता है। बाकी तो चीज़ें किताबों में लिखी हुई है, विश्लेषण से फायदा होता है। तो यहीं पर अनुमति प्रदान करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, और इसी तरीके से टॉपिक वाइज आपको मिलता रहेगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।